अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। पेनिसिलिन्स हम स्टार्ट की भी थी हमने। अ, सबसे पहले लेक्चर में हमने बीटा लैक्टम की बात की, सेल वॉल इनहिबिटर्स की बात की, फिर बीटा लैक्टम की बात की, उनके मैकेनिज्म की बात की, पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन की बात की, फिर नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वेंकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, उनके मैकेनिज्म पेनिसिलिन से डिफरेंट क्या है, क्या मैकेनिज्म है उनका, उसकी बात की। आज हम पेनिसिलिन को वाइंड अप करेंगे और मैकेनिज्म तो इसका हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम बात करेंगे इसकी काइनेटिक्स की, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की, इसके एडियाज, इंट्रैक्शन, यूजेस, इंडिकेशंस, एक्सक्रीशन, इसके ऊपर हम मुकम्मल बात करेंगे विद क्लियर कॉन्सेप्ट। स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो और पेनिसिलिन से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। वेल यहाँ पर जाने से पहले ना थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को हम जरा एक डिफरेंट तरह से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जो कि क्योंकि बहुत दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है। अमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सिली पेनिसिलिन क्या है, यूरिडो पेनिसिलिन क्या है, आइसोक्साजोल पेनिसिलिन, तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आप को किसी की भी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, सबसे पहले नेचुरल पेनिसिलिन में हमने पढ़ा था कि दो हैं। द वन इज पेनिसिलिन जी और सेकंड हमने पढ़ा था जी पेनिसिलिन वी। ये हमने कहा था ये नेचुरल पेनिसिलिन के अंदर आते हैं, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी। उसके बाद हमने देखा था कि इनका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत कम था और बैक्टीरिया ने अपने अंदर जो एंजाइम्स प्रोड्यूस कर लिए, पेनिसिलिनेज या जिसे हम बीटा लैक्टामेज एंजाइम कहते हैं, जो कि इनको तोड़ देता था, इनको खराब कर देता था, इनकी एक्टिविटी को खत्म कर देता था। फिर हमने नई पेनिसिलिन बनाई जो कि रेजिस्टेंट थी। वो जो एसिड है, जो एंजाइम है बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया था, बीटा लैक्टामेज एंजाइम, जो इसकी बीटा लैक्टेम रिंग को तोड़ देता था। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इस तरह की बीटा लैक्टेम रिंग होती है। तो इस बीटा लैक्टेम रिंग को तोड़ देने वाला एंजाइम बैक्टीरिया ने बना लिया। तो हमने फिर नई ड्रग्स बनाई। हमने इस आर की जगह पर आइसोक्साजोल ग्रुप लगा दिया। इस आर को हमने आइसोक्साजोल जब ग्रुप लगा दिया तो वो पेनिसिलिन जो थी ना, वो अब पेनिसिलिनेज एंजाइम से रेजिस्टेंट थी। उनके ऊपर बैक्टीरियल पेनिसिलिनेज एंजाइम एक्ट नहीं करता था। हमने इस जब ये हमने आइसोक्साजोल ग्रुप लगा दिया, इसका मतलब जो हमारी सेकंड क्लास हमने पढ़ी थी, पिछली क्लासिफिकेशन आप देख लीजिएगा, जो सेकंड क्लास हमने पढ़ी थी पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, या जिनको हम एंटी स्टाफिलोकोकल पेनिसिलिन भी कहते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था मैथिसिलिन पढ़ा हमने, जिसमें हमने नेफेसिलिन पढ़ा, इसमें हमने ऑक्सासिलिन पढ़ा, ये वाले ऑक्सास्लोन, डिकॉक्सास्लोन, क्लोक्सासिलिन, डिकॉक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, वो सारी इसी क्लास में आती हैं। और ये जितनी भी इस क्लास की एंटीबायोटिक्स हैं, दे आर रेजिस्टेंट फ्रॉम द पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। वो उनके ऊपर एक्ट नहीं करता। किस वजह से? इस आर ग्रुप में जब हमने आइसोक्साजोल ग्रुप लगा दिया। हमने ये बात भी पढ़ी थी कि इस आर ग्रुप में आइसोक्साजोल ग्रुप लगाने की वजह से जो पेनिसिलिन की जो स्पेक्ट्रम था वो बहुत लिमिटेड हो गया था। अब वो बेशक वो बीटा लैक्टामेज एंजाइम से तो रेजिस्टेंट हो चुका था, वो उसको बीटा लैक्टामेज एंजाइम कुछ नहीं कहता था, लेकिन मसला क्या था कि उसकी एक्टिविटी सिर्फ एंटी स्टाफिलोकोकस रह गई थी। वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि ये आइसोक्साजोल बहुत बड़ा ग्रुप है। जब आर ग्रुप बहुत बड़ा हो गया तो ये रिंग इतना बड़ा बन गया जिसकी वजह से वो ये जो पेनिसिलिन है ये अंदर जा ही नहीं सकता था सेल वॉल को क्रॉस करके, कि जाके वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम से ब्लॉक करता, अटैच होता और अपनी एक्टिविटी शो करता। ठीक है, तो इसलिए हमें फिर इसको फर्दर थोड़ा सा चेंज करना पड़ा और हमने इस आर ग्रुप को, आइसोक्साजोल को रिमूव करके हमने क्या लगा दिया? अमाइनो ग्रुप लगा दिया। जब अमाइनो ग्रुप लगा दिया तो पेनिसिलिन का जो स्पेक्ट्रम था वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया। वो अब जो है ग्राम नेगेटिव को भी कवर करना उसने शुरू कर दिया और हमने इसीलिए इस ग्रुप को हमने एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन बोला था, जिसके अंदर आती है अमोक्सिसिलिन आता है और जिसके अंदर आता है जी एम्पिसिलिन आता है। ठीक है, ये हमने एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन वगैरह एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में आते हैं। और केमिकली हमने आर ग्रुप को रिप्लेस करके अमाइनो ग्रुप लगा दिया। इसको हम अमाइनो पेनिसिलिन भी कहते हैं, इसको हम आइसोक्साजोल पेनिसिलिन भी कहते हैं। देन हमने एक्सटेंड जो स्पेक्ट्रम था उसको फर्दर एक्सटेंड करना था सुडोमोनास तक।
क्योंकि ये वाले जो भी स्पेक्ट्रम इनका एक्सटेंड तो हो चुका था, बट स्टिल जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया था, जो मैंने कहा था कि ग्रीन पस प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, मेरा पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं, उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट अभी भी एक्टिविटी नहीं आ रही थी। तो हमने वो एक्टिविटी लाने के लिए हमें इस अमाइनो ग्रुप को फर्दर रिप्लेस करना पड़ा। किस ग्रुप से? कार्बोक्सी ग्रुप से और यूरिडो ग्रुप से। अब ये जो कार्बोक्सी और यूरिडो ग्रुप है, दोनों के दोनों जो हैं दे हैव एंटी सूडोमोनास एक्टिविटी। अब कार्बोक्सी ग्रुप में हमारे पास आती है पिप्रासिलीन आता है, कार्बेंसिलीन आता है, टिकारसिलीन आता है। ये तीनों जो ड्रग हैं मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आएगा ये पिप्रासिलीन, फिर हमारे पास आएगा ये कार्बेंसिलीन और टिकारसिलीन। ठीक है, ये जो तीनों ड्रग हैं ये कार्बोक्सी पेनिसिलिन में आती हैं और इनको हम एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन्स भी कहते हैं। और यूरिडो पेनिसिलिन्स भी इसमें भी दो फर्दर ड्रग्स आती हैं, वो भी जो है बेसिकली एंटी सूडोमोनल पेनिसिलिन के अंदर ही आएंगी। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप आपको अक्सर मिलते जुलते हैं, सेम बुक में सेम ही लिखा होता है स्लैश डाल के, कार्बोक्सी और यूरिडो पेनिसिलिन। ठीक है, क्योंकि इनका स्पेक्ट्रम जो है वो एंटी सूडोमोनास के अगेंस्ट है। चलें, ये तो हमने क्लासिफिकेशन को जरा दोबारा से डिस्कस किया ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए, फर्दर जरा इनकी केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लियर हो जाए, और क्यों हमने डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर रखे वो भी, क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमने इसके स्पेक्ट्रम को बढ़ाना था, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ा। ठीक है, अगर हम इसकी काइनेटिक्स की बात करें, अब इनमें से मैं जरा इनको मिला के डिस्कस करूंगा काइनेटिक्स को। ठीक है, तो इनमें से बहुत सी पेनिसिलिन ऐसी हैं जो ओरली ली जा सकती हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो आईवी ली जा सकती हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो कि ओरली और आईवी दोनों ली जा सकती हैं। ये मैंने एक निमोनिक आप देख सकते हैं, वोडका, VODCA वोडका। अगर आप इसको याद करेंगे ना तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वो पेनिसिलिन हैं जो कि हम ओरली ले सकते हैं। अब V फॉर है जी पेनिसिलिन, पेनिसिलिन मैंने V। O फॉर ऑक्सासिलीन, D फॉर डिकॉक्सासिलीन, O फॉर क्लॉक्सासिलीन और A फॉर एमॉक्सिसिलीन। ये जो ड्रग है ये जो है हम ले सकते हैं ओरली। ठीक है, ये हम ओरली पेनिसिलिन ली जाती हैं। इसमें जो ऑक्सासिलीन है वो ओरली और आईवी दोनों तरह से दी जा सकती है। नेक्स्ट, अगर हम आईवी की बात करें तो आईवी की बात का एक आसान सा ट्रिक ज़हन में रख लें। एक तो एम्पिसिलिन, कंफर्म मैंने जब पढ़ाया था मैंने तब कह दिया था कि एम्पिसिलिन ओरली एब्जॉर्ब भी नहीं होती, ओरली आ रही है मार्केट में बट एब्जॉर्ब नहीं होती। ये मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि जब एब्जॉर्ब भी नहीं होती तो हम आ क्यों रही है। एम्पिसिलिन हम प्रेफरेबली हम आईवी रूट से देते हैं। और इसके अलावा ये जो कार्बोक्सी पेनिसिलिन मैंने तीनों बताई हैं, पिप्रासिलीन, कार्बेंसिलीन और टिकारसिलीन, ये तीनों की तीनों जो हैं पिप्रासिलीन, कार्बेंसिलीन और टिकारसिलीन, ये तीनों के तीनों भी हम आईवी देते हैं। एम्पिसिलिन जो है ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती लेकिन फिर भी दी जाती है। अगर हमारे जीआईटी के अंदर कोई इन्फेक्शन है तो हम एम्पिसिलिन को ओरली देंगे ताकि वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं जाएगी, उसकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जीआईटी के अंदर रहेगी और वो फिर जो भी बैक्टीरिया होगा उसको डिस्ट्रॉय कर सकेगी, उसको खत्म कर सकेगी। सो एम्पिसिलिन एब्जॉर्ब नहीं होती बट स्टिल इट कैन बी गिवन ओरली, और ये तीनों जो है वो आईवी दी जाती हैं। एक बात याद रखिएगा, अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन इनको भी अमूमन मोस्टली हम जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स हैं जिसमें सल्बेक्टम है, टेजोबेक्टम है, क्लेविलेनिक एसिड है, उनके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। जैसे एक बड़ा मशहूर ब्रांड है अगमेंटन, उसमें अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेविलेनिक एसिड आ रहा है, तो उनको हम मोस्टली जो है कंबाइन करके देते हैं विद द बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ताकि अगर जो बैक्टीरिया है वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस भी कर ले तब भी हमारा ये बीटा लैक्टमेज जो रिंग है ये प्रिजर्व रहे, क्योंकि मेन एक्टिविटी तो इसी ने करनी है। तो हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दे देते हैं, उस एंजाइम को तोड़ने के लिए हम लक्ष्य के साथ एक कॉम्बिनेशन दे देते हैं। और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में 3 ड्रग्स आती हैं, क्लेविलेनिक एसिड, सल्बेक्टम और टेलबेक्टम, उसके अलावा टेजोबेक्टम, ये 4। इसी तरह जो ये पिप्रासिलीन है, टिकारसिलीन है, कार्बेंसिलीन है, ये भी अमूमन टेजोबेक्टम के साथ या सल्बेक्टम के साथ कॉम्बिनेशन में आती हैं ताकि बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है साथ हम उसको भी इनहिबिट कर सके। इनकी अपनी जो सेल वॉल इनहिबिटर एक्टिविटी है वो भी रहेगी, और जो बीटा लैक्टमेज एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए हम जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर भी हम साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। तो ये ड्रग भी मोस्टली कॉम्बिनेशन में ही आती हैं।
नेक्स्ट अगली बात पे चलते हैं जी, प्रोटीन बाइंडिंग। इनकी जो प्रोटीन बाइंडिंग होती है ना, वो इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं होती, बहुत थोड़ी सी प्रोटीन बाइंडिंग होती है। इसका मतलब जो ड्रग है वो मोस्टली फ्री फॉर्म में पड़ी होती है। फ्री फॉर्म में पड़े होने का मतलब है कि उसकी एक्सक्रीशन भी बड़ी रैपिडली हो जाएगी, इसलिए पेनिसिलिन में बार बार हमें देनी पड़ती है, एवरी 8 आवर एवरी 6 आवर हमें पेनिसिलिन जो है वो देनी पड़ती है। और इस लो पेनिसिलिन बाइंडिंग की वजह से जो पेनिसिलिन का पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या होता है जी, कि पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, एंटीबायोटिक्स का वो इफेक्ट होता है कि जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर MIC मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन से कम भी हो जाए। मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि वो कम से कम कॉन्सेंट्रेशन जो ब्लड के अंदर होनी चाहिए, जिसके बाद वो ड्रग अपना इफेक्ट शो करेगी, उसको हम MIC कहते हैं, जिसके बाद वो बैक्टीरिया को किल करना शुरू करेगी। तो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट क्या होता है कि उस MIC से कम भी ड्रग हो जाए तो ड्रग अपना इफेक्ट शो करती रहती है। तो मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स होती है उनका प्रोलॉन्ग्ड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट होता है, ठीक है जी, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। लेकिन पेनिसिलिन का इतना प्रोलॉन्ग्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ब्लड में रहती बहुत थोड़ी है, ये मोस्टली बहुत कम होती है, जो प्रोटीन बाउंड होती है, तो ये बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता रैपिडली निकलती जाती है। अगर ड्रग की प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा होगी तो वो ज्यादा देर तक प्रोटीन के साथ बाइंड रहेगी और बहुत स्लोली वो रिलीज होगी ब्लड में, जिसकी वजह से उसका जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। तो पेनिसिलिन का जो पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट है कम होता है क्योंकि उसकी प्रोटीन बाइंडिंग काफी सारी कम होती है। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी हैं, क्योंकि जो सेल वॉल का जो मैकेनिज्म है वो बैक्टीरिया बड़ा रैपिडली स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से, जबकि जो बाकी मैकेनिज्म्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह उनको रीस्टार्ट करने में टाइम लगता है। तो वो जो ड्रग्स वहां पर टारगेट करती हैं उनका पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट काफी होता है, जबकि इनका बहुत थोड़ा होता है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं जिसकी एक्सक्रीशन के ऊपर, अच्छा ये एक्सक्रीशन बाद में बात कर लेते हैं। डिपोट फॉर्म्स। अब कुछ पेनिसिलिन जो है ना, जैसे वो पेनिसिलिन जी को प्रोकेन के साथ कंबाइन करके देते हैं, प्रोकेन पेनिसिलिन, इसके अलावा बेंजाथीन पेनिसिलिन। अब ये जो कॉम्बिनेशन में है ना, वो एक ही ड्रग आ रही है जिसको हम प्रोकेन पेनिसिलिन भी कहते हैं, दूसरी हम अलग से एक आ रही है जिसको बेंजाथीन पेनिसिलिन भी कहते हैं। ये जो दो हैं प्रोकेन पेनिसिलिन और बेंजाथीन पेनिसिलिन, इसके बाद इनके साथ हमने प्रोकेन ग्रुप लगा दिया है या बेंजाथीन ग्रुप लगा दिया है। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि फॉर्मुलेशन के अंदर अटैच नहीं करते केमिकली, फॉर्मुलेशन के अंदर अलग से साथ प्रोकेन भी ऐड कर दिया, साथ बेंजाथीन ग्रुप हम अटैच करते हैं, प्रोकेन हम साथ फॉर्मुलेशन के अंदर ऐड कर देते हैं। तो प्रोकेन ग्रुप लगाने से या बेंजाथीन ग्रुप, प्रोकेन ग्रुप ऐड करने से या बेंजाथीन ग्रुप ऐड करने से उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। वरना क्या होता है कि हम जब IM इंजेक्शन लगाते हैं पेनिसिलिन जी का, तो बड़ी रैपिडली वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती है, जिससे उसका ड्यूरेशन भी कम हो जाता है। तो प्रोकेन या बेंजाथीन पेनिसिलिन बनाने से जो उनकी एब्जॉर्प्शन है वो बहुत स्लो एब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो स्लो एब्जॉर्प्शन की वजह से उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो बढ़ जाता है। तो ये ऐसी पेनिसिलिन को हम कहते हैं डिपो फॉर्म। तो डिपो फॉर्म भी पेनिसिलिन की एग्जिस्ट करती है, जिसमें दो बड़ी कॉमन एग्जांपल मैंने दी, प्रोकेन पेनिसिलिन एंड बेंजाथीन पेनिसिलिन। नेक्स्ट हम चलते हैं जी एक्सक्रीशन के ऊपर। पेनिसिलिन की एक्सक्रीशन मोस्टली किडनी से होती है, लेकिन अब किडनी से दो तरह से एक्सक्रीशन हो सकती है चीजों की। एक तो ऐसे हो सकती है कि जो ग्लोमेरुलस बना होता है वहां से फिल्ट्रेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन प्रेशर के थ्रू जो चीजें हैं वो इधर आ जाती हैं नेफ्रॉन के अंदर, और नेफ्रॉन से बाद में वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। दूसरा होता है कि जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटरी ट्यूब्यूल्स है उसके ऊपर भी कुछ कैपिलरीज पड़ी होती हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जिनको कहते हैं, वहां से भी कुछ चीजें एक्सक्रीट होती रहती हैं। तो पेनिसिलिन फिल्ट्रेशन के थ्रू सिर्फ 10%, फिल्ट्रेशन के थ्रू सिर्फ 10% एक्सक्रीट होती है, बाकी जो 90% इसकी एक्सक्रीशन है वो थ्रू पेरिट्यूबुलर एक्सक्रीशन होती है। इसका मतलब यहां से इसकी एक्सक्रीशन ज्यादा होती है बजाय के फिल्ट्रेशन से आए। और यहां से इसकी एक्सक्रीशन ज्यादा होने की क्या रीजन है कि एक ट्रांसपोर्टर होता है ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर 1 OAT1 ट्रांसपोर्टर, जो कि पेरिट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड जो नेफ्रॉन है वहां पे पड़ा होता है, और ये ट्रांसपोर्टर ब्लड से पेनिसिलिन को यहां पर ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसका जो इस ट्रांसपोर्टर का रोल, दूसरा रोल जो है, ये सिर्फ बेसिकली यूरिक एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, यूरिक एसिड को रीअब्सॉर्ब करता है। जो यहां से यूरिक एसिड फिल्टर होकर आता है ना, उसको रीअब्सॉर्ब करके भी ये ब्लड में लेके जाता है। तो बेसिकली ये एक ही ट्रांसपोर्टर के दो काम है, यूरिक एसिड को भी साथ साथ ट्रांसपोर्ट करता है और साथ साथ ये पेनिसिलिन को भी एक्सक्रीट करता है। यूरिक एसिड को रीअब्सॉर्ब करता है और पेनिसिलिन को एक्सक्रीट करता है।
अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं यहीं पर आपको इसका इंट्रैक्शन भी एक बता देता हूं कि आपको पता है कि एक ड्रग है प्रोबेंसिड, जो कि गाउट में दी जाती है, प्रोबेंसिड एंटी गाउट मेडिसिन, प्रोबेंसिड। अब गाउट क्या होता है कि जब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो ये ड्रग दी जाती है, हाइपर यूरिसीमिया में भी दी जाती है। यूरिक एसिड अगर ब्लड में ज्यादा हुआ हो तो फिर आपको जॉइंट्स के अंदर पेन होता है, जिसको हम गाउट कहते हैं। तो गाउट में या हाइपर यूरिसीमिया के अंदर ये प्रोबेंसिड दी जाती है। अब प्रोबेंसिड बेसिकली क्या करती है, प्रोबेंसिड बेसिकली इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है। जब इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगी तो क्या होगा कि यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, यूरिक एसिड यहां से सीधा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ब्लड के अंदर उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कम रहेगा। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जो प्रोबेंसिड ले रहा है, उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ और हमने उसको पेनिसिलिन भी देना शुरू कर दी, तो पेनिसिलिन ने तो इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू एक्सक्रीट होना था। जब हमने इसको प्रोबेंसिड देकर इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दिया है तो अब ये पेनिसिलिन को भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगा, तो पेनिसिलिन की जो हाफ लाइफ है वो बढ़ जाएगी, तो पेनिसिलिन के भी टॉक्सिक इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा कॉमन इंटरेक्शन है बिटवीन प्रोबेंसिड एंड पेनिसिलिन, जिससे पेनिसिलिन की हाफ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा, इसको हम समटाइम एज अ पॉजिटिव यूज भी लेते हैं कि समटाइम हम इंटेंशनली हमने पेनिसिलिन की हाफ लाइफ बढ़ानी होती है तो हम साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है प्रोबेंसिड और पेनिसिलिन का दे देते हैं ताकि उसकी हाफ लाइफ ज्यादा रहे, उसकी एक्सक्रीशन कम हो जाए। फिर हमें उसकी डोज को हम मॉनिटर करते रहते हैं और डोज भी फिर हम कम देते हैं। तो फिर अगर आप डोज भी ज्यादा देंगे और एक्सक्रीट भी नहीं हो रही तो फिर टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन इंटरेक्शन। ठीक है, और इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन होती है। चले नेक्स्ट अगर हम बात करें एडीआर की, तो एडीआर जो सबसे कॉमन एडीआर है पेनिसिलिन का वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसको हम एलर्जिक रिएक्शन भी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पेनिसिलिन से बहुत कॉमन है और ये बेसिकली इससे क्या होता है कि जो पेशेंट एलर्जिक होते हैं पेनिसिलिन से उनको रेडनेस हो जाती है, स्किन के ऊपर रैशेज होते हैं, ईचेस होती है, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग के अंदर, सांस लेने में मसला होता है, ब्लड प्रेशर उनको थोड़ा सा उनका कम हो जाता है और जीआईटी एसिडिटी वगैरह भी वो पेशेंट फेस कर सकते हैं अगर उनको एलर्जी है तो। और ये काफ़ी कॉमन है हाइपर सेंसिटिविटी। अब आपको पता है कि हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। अब इनमें से कौन सी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी पेनिसिलिन से हो सकती है? तो टाइप 4 के अलावा तीनों, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 जो पेनिसिलिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं वो पेनिसिलिन से हो सकते हैं। तो यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और उसकी टाइप, तो मेरी वीडियो अवेलेबल है, मैंने बड़ा एक्सटेंसिवली बड़े क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया हुआ है और आपको वहां से वो टॉपिक मिल भी जाएगा। हाइपर सेंसिटिविटी के अलावा जो अगला एडीआर बहुत कॉमन है वो है जी स्यूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस। स्यूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस, स्यूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस। स्यूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस क्या होता है? ये आप समझ लें कि बेसिकली नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होने की वजह से एक रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि आपका जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो भी उसके इफेक्ट में आ जाता है और नॉर्मल फ्लोरा कम होना शुरू हो जाता है। जब नॉर्मल फ्लोरा कम होना शुरू हो जाएगा तो एक और जो बैक्टीरिया है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, ये बैक्टीरिया थोड़ा सा हार्मफुल है और ये स्यूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस कर सकता है, इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको पता है हार्मफुल बैक्टीरिया यूजफुल बैक्टीरिया बैलेंस्ड होते हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो समटाइम जो पेनिसिलिन होती है वो जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, यूजफुल नॉर्मल फ्लोरा होता है, उनको किल करना शुरू कर देता है। तो जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल होता है इसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल क्या करता है, स्यूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस यानी कि कोलोन की इन्फ्लेमेशन करता है जिससे डायरिया हो जाता है। कोलोन मतलब जीआईडी ट्रैक की, इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन करता है जिससे डायरिया होता है। सो डायरिया इज आल्सो वन ऑफ द कॉमन इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन। ये और भी बहुत सी एंटीबायोटिक्स का कॉमन इफेक्ट है डायरिया, क्योंकि नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है। और पेनिसिलिन का भी स्यूडोमेम्ब्रेनियस कोलाइटिस, ये आगे हम लिख भी देते हैं, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन द डायरिया, DIARRHEA डायरिया। और ये क्यों होता है? मैंने कहा कि जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल उसका थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो जाने की वजह से, और उसका लेवल क्यों ज्यादा होता है कि हमारे नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस हो जाते हैं इसकी वजह से। नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं, एक और बड़ा कॉमन नॉर्मल फ्लोरा है जिसको हम कहते हैं दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो कैंडिडिया फंगस है उसको बड़ा चेक में रखती है, कैंडिडिया फंगस को कम करके रखती है, इसको कंट्रोल रखती है, कैंडिडिया फंगस को हमारी बॉडी में ज्यादा नहीं होने देती। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर रहा हूं। तो जो पेनिसिलिन है वो लैक्टोबैसिलस को ही मार देती है,
अगर लैक्टोबैसिलस मर जाएगा तो जो कैंडिडिया फंगस है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और वो ओरल कैंडिडियासिस या वेजाइनल कैंडिडियासिस, जो कि बड़ा ये कॉमन साइड इफेक्ट है पेनिसिलिन का। ये दो कॉमन साइड इफेक्ट्स भी करवाती है। मैं लिख देता हूँ कैंडिडियासिस। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी भी हो गया, सूडोमोनास कोलाइटिस, डायरिया भी हो गया, कैंडिडियासिस भी हो गया। नेक्स्ट है जी नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी को इतना कॉमन इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी कुछ ड्रग्स हैं जो थोड़ा बहुत करवा सकते हैं, जिसमें एक तो था मैथिस्लिन, जो कि नेफ्राइटिस कॉज करती थी, और इसको तो पहली बात है आप ये रिमूव ही कर दिया गया, ये तो अब यूएसए में यूज भी नहीं होती है। उसके बाद नेफिस्लिन है, ये भी थोड़ा बहुत एन से याद कर लीजिएगा, ये भी थोड़ी सी नेफ्रोटॉक्सिक है और नेफ्राइटिस कराती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट देखा जाए तो एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन थोड़ी सी नेफ्रोटॉक्सिक है, पर इतनी ज्यादा नहीं है, और पेनिसिलिन वी जो है ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाती है। तो कितनी होगी? नेफेसिलिन ये तो रिमूव होगी ना, मैथिसिलिन तो अब नहीं आती मार्केट में। नेफेसिलिन, पेनिसिलिन वी, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन, ये चार ड्रग्स हैं जो कि नेफ्रोटॉक्सिक हैं, बट फिर भी कोई इतनी सीवियर नेफ्रोटॉक्सिसिटी इनकी नहीं है, थोड़ी सी बियरेबल ही है। मतलब आपको बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस या डोज एडजस्टमेंट की जरूरत ऐसा नहीं पड़ती नेफ्रोटॉक्सिसिटी को हम अगर ज़हन में रखते हुए बात करें तो। नेक्स्ट चलते हैं कि इनके इंडिकेशंस या इनके हम यूजेस के ऊपर, इनके इंडिकेशन क्या है और इनके यूजेस क्या है। सबसे पहले जो पेनिसिलिन है वो बड़ा, ये रखा है जी आपके लिए, मैंने निमोनिक बनाया हुआ है, गैस पंप। गैस पंप। गोनोरिया, गोनोरिया में हम इसको दे सकते हैं जी, गोनोरिया में हम पेनिसिलिन को देते हैं। देन एंथ्राक्स में पेनिसिलिन को दिया जाता है, एंथ्राक्स। देन सिफाइलस, वन शॉट ऑफ पेनिसिलिन इज इनफ समटाइम टू डील विद द सिफाइलस, ठीक है। और सेप्टिसीमिया, ब्लड के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो भी आईवी पेनिसिलिन लगती हैं। और सेप्टिसीमिया मतलब इन्फेक्शन इन द ब्लड, ईमिया मतलब जब भी वर्ड ईमिया का आएगा ब्लड ही होगा। देन पी फॉर न्यूमोनिया में अंदर दिया जा सकता है, यू फॉर यूटीआई, एम फॉर मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक जिसमें अक्सर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं जब यूरिनेशन करता हूँ तो मुझे बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन महसूस होती है, तो दैट इज बेसिकली साइन ऑफ यूटीआई। तो यूटीआई और पेन भी होती है समटाइम आपके जो ऑर्गन्स है वहां पर, तो यूटीआई में भी दिया जा सकता है। मेनिंजाइटिस में भी इसको दिया जा सकता है। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियल कैविटी की इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन अगर हो जाए तो वहां भी इसको दिया जा सकता है। लेकिन अब हम ये भी कर लेते हैं कि पेनिसिलिन बेसिकली कौन सी टाइप के बैक्टीरिया को कवर करती है। हमने इनिशियली कहा था कि इनिशियली तो ग्राम पॉजिटिव को कवर करती थी, जो पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली थी, और ये वाली जो हमने कहा सिर्फ स्टेफाइलोकोकस को कवर करती हैं, नेफेसिलिन, मैथिसिलिन, ऑक्सिसिलिन सिर्फ स्टेफाइलोकोकस को कवर करती हैं और किसी को भी कवर नहीं करती थी। और ये जो थी ग्राम पॉजिटिव को कवर करती थी, बहुत कम ग्राम नेगेटिव को। नेक्स्ट जो थी एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पिपरासिलिन, टिकारसिलिन, कार्बेनिसिलिन वगैरह, ये अगर हम देखें ये हेमोफाइलस को भी कवर करती हैं, इकोलाई को भी कवर करती हैं जो कि ग्राम नेगेटिव है, इकोलाई जो कि ग्राम नेगेटिव है, प्रोटियस जो कि ग्राम नेगेटिव है, सैल्मोनेला जो कि ग्राम नेगेटिव है, ये इन सबको कवर करती हैं पेनिसिलिन। उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन उसको कवर करती है, और स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस को भी ये सारी कवर करती हैं। और नेक्स्ट जो है लास्ट पी जो है, इसके ऊपर मैंने स्टार भी डाला है, ये स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास को भी कवर करती है, लेकिन वो ऑब्वियसली सिर्फ एंटी स्यूडोमोनल जो पेनिसिलिन है, एंटी स्यूडोमोनल पेनिसिलिन सिर्फ वही इसको कवर करेंगी, बाकी इसको कवर नहीं करेंगी। उसके बाद ये बिल्कुल आखिरी टॉपिक, ये इंडिकेशन भी बता दिए कौन कौन सी बीमारियों में और कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे वो बीमारियां हो तो उसको ये कवर करती हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। निमोनिक्स ऐसे हो ना, हेल्प्स, ये देखिए कितना आसान आपके लिए याद करना। गैस पंप बिल्कुल आपके पास इजी हो गया, वोडका, तो इसलिए आपको जो याद करने में चीजें आसान होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में एक बड़ा कॉमन ड्रग इंटरेक्शन मैंने बता दिया आपको, दैट इज प्रोबेंसेड प्लस पेनिसिलिन का। ये इंटरेक्शन हमने नहीं देना और समटाइम दे भी सकते हैं, पर इंटरेक्शन तो है कि इनका बड़ा कॉमन। नेक्स्ट जो इंटरेक्शन है वो भी बड़ा यूजफुल है, एंड सिनर्जिस्टिक इंटरेक्शन कहते हैं उसको, और वो है जी पेनिसिलिन और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स भी एंटीबायोटिक्स हैं, जेंटामाइसिन वगैरह, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन या अमाइनोग्लाइकोसाइड हैं जो कि प्रोटीन सेंसेस को इनहिबिट करती हैं। और अगर हम जेंटामाइसिन और पेनिसिलिन को कॉम्बिनेशन करके देते हैं तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आएगा, इफेक्ट जो है एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट जो कि ज्यादा हो जाएगा किसका, जेंटामाइसिन का। उसकी रीजन ये होती है कि सेल जो पेनिसिलिन होती हैं
उन्होंने पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ना होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन जब टूट जाएगी तो पेनिसिलिन के लिए जो सॉरी अमाइनोग्लाइकोसाइड के लिए पेनिट्रेट करना इनसाइड द सेल वो आसान हो जाएगा। तो जब भी हम वो जब ज़्यादा पेनिट्रेट होगी तो ज़्यादा इफेक्ट देगी, तो इसलिए जब भी हम अमाइनोग्लाइकोसाइड और पेनिसिलिन के इंट्रैक्शन देते हैं तो एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आता है, एक अच्छा इफेक्ट आता है। तो ये रहे जी कुछ कॉमन इंट्रैक्शंस। मेरे ख्याल में पेनिसिलिन से रिलेटेड जितनी भी डिस्कशन थी वो हमने मुकम्मल कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेफलोस्पोरिन, उसकी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, इंट्रैक्शंस, एडीआर, काइनेटिक्स, प्रोटीन बाइंडिंग, सिक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। स्टे विद मी। थैंक यू सो मच।